नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है और इस प्रैक्टिस सेट में भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 30 अप्रैल तक आपकी ये प्रैक्टिस सेट चलेंगे 50-50 क्वेश्चन के। इन प्रैक्टिस सेट को कर लो। उसके बाद 1 मई से 10 मई तक 150 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे हम। 10 मॉक टेस्ट होंगे, पर उन मॉक टेस्ट को लगाने का तभी फ़ायदा रहेगा जब इन प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से पढ़ लोगे और यहाँ से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मेरा मानना है कि 85+ स्कोर बड़े आराम से हो जाएगा। जो भी मटेरियल हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस मटेरियल से 85+ स्कोर आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, वाहन 1.1 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन कब किया गया? तो कब किया गया था? अक्टूबर 2006 में। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं फैक्ट वाले, इन क्वेश्चनों को आप कहीं कॉपी वगैरह पर लिख लो, क्योंकि उन्हें याद करने में आसानी रहती है। बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। वाहन 1.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया गया और अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण किया गया। क्वेश्चन नंबर 52, वाहन के नवीनतम संस्करण वाहन 4.0 को कार्यालयों में कार्यान्वित कब किया गया? तो जनवरी 2016 से फरवरी 2019 के मध्य। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, परिवहन विभाग ने वाहन के नवीनतम संस्करण यानी वाहन 4.0 को जनवरी 2016 से फरवरी 2019 के मध्य अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया है। यह एक वेब आधारित प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 53, सारथी 2.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? जून 2011 में। परिवहन विभाग ने सारथी 2.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन जून 2011 में प्रारंभ किया था। अप्रैल 2013 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण किया गया। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बोरिंग आपको अगर ये क्वेश्चन लग रहे हो तो इन क्वेश्चनों को लिख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 54, परिवहन विभाग ने अपने नवीनतम संस्करण सारथी 4.0 को किस अवधि के बीच अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया था? तो कब किया था? अक्टूबर 2016 से मई 2018 के मध्य। परिवहन विभाग ने अपने नवीनतम संस्करण सारथी 4.0 को अक्टूबर 2016 से मई 2018 के मध्य अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया है। यह भी एक वेब आधारित प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 55, सारथी का कार्य क्षेत्र है? तो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, स्थायी नवीनीकरण ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, यानी दोनों। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। परिवहन विभाग ने सारथी एप्लीकेशन के माध्यम से लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण एवं शुल्क संबंधी सभी प्रकार के कार्य क्षेत्र सारथी एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ई चालान ऐप का उपयोग कब से परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो ये कब से किया जा रहा है दोस्तों? जून 2017 से। जून 2017 से ई चालान ऐप का उपयोग परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ई चालान ऐप परिवहन प्रवर्तन शाखा और यातायात पुलिस द्वारा उपयोग के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप और बैकएंड वेब एप्लीकेशन के माध्यम से यातायात उल्लंघन का प्रबंधन करने के लिए एक एकीकृत प्रवर्तन समाधान है। इस ऐप का उपयोग जून 2017 से चालान जारी करने और प्रशमन शुल्क के निस्तारण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, वाहन 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सूचना सेवाओं को रियल टाइम डेटा एक्सेस और परिष्कृत प्रस्तुति डेटा आदि के वर्णन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। वाहन 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, सारथी 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। तो सारथी 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर हैदराबाद शहर में स्थित है।
वाहन एवं सारथी एप्लीकेशनों के आपदा रिकवरी स्थल के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र भुवनेश्वर में स्थित है। यानी रिकवरी स्थल के लिए जो डेटा केंद्र, राष्ट्रीय डेटा केंद्र, वो भुवनेश्वर में है। और सारथी 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर की बात की जाए तो वो हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन को जब आप 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिख के देखोगे तो बहुत जल्दी चीज़ों को आप पकड़ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 59, परिवहन विभाग में राजस्व प्राप्ति के मिलान के लिए विकसित किया गया मिलान सॉफ्टवेयर किस बैंक से संबंध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई बैंक से। परिवहन विभाग ने राजस्व प्राप्ति के मिलान के लिए मिलान नामक सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। इसका कार्यान्वयन शीघ्र ही एनआईसी और भारतीय स्टेट बैंक के समन्वय से सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, वाहन 4.0 प्रणाली में सूचनाएं निहित होती हैं। तो कर भुगतान की विधि होती है, रसीद संख्या ये भी होती है, पंजीकरण की विधि ये भी होती है। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वाहन 4.0 प्रणाली में निम्न सूचनाएं निहित होती हैं: पंजीकरण की तिथि, क्रय की तिथि, कर भुगतान की तिथि और रसीद संख्या आदि सूचनाएं जो है निहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अनुसार प्रत्येक परिवहन वाहन के मालिक को परिवहन प्राधिकरण से परमिट प्राप्त करना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। धारा 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी धारा मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट में आपको धारा से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं। अगर वो क्वेश्चन आप कर लोगे तो धारा से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन जाता हुआ भी होगा उसे भी एलिमिनेट कर जाओगे। क्योंकि अगर टोटल क्वेश्चन की बात करी जाए तो 850 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे तौर पर हैं, और एक्सप्लेनेशन के आधार पर बात की जाए तो दुगने क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी लगभग 1500 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे अगर सारे प्रैक्टिस सेट को आप कवर कर जाते हो तो। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 के अनुसार प्रत्येक परिवहन के स्वामी को अपने वाहन को संचालित करने के लिए संभागीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण से परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम 1997 की किस धारा के अंतर्गत जब्त या रोके गए वाहनों को भुगतान राशि जमा करने पर तत्काल अवमुक्त करने का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 22। देखिए उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम 1997 की धारा 22 के अंतर्गत राज्य सरकार के किसी अधिकारी को एक मोटर वाहन को जब्त करने या रोके रहने के लिए अधिकृत करती है, जो धारा 22 है। यदि वाहन मालिक द्वारा शुल्क राशि जमा करने पर अधिकारी द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाएगा। यानी जैसे ही आप जो भी शुल्क राशि है उसे जमा कर दोगे तो जो आपका वाहन है वो फ्री कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 2030 तक सभी वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कितनी होने की संभावना है? तो 30%। हाल ही के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों ने अपनी पर्यावरण अनुकूलता और कम परिचालन लागत के कारण महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है। वर्ष 2030 तक सभी वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% होने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 64, इलेक्ट्रिक वाहनों से मुख्यतः लाभ क्या क्या होते हैं? पर्यावरण पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता, सही है। शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करना, ये भी राइट है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ये भी राइट है। यानी जो डीजल पेट्रोल वगैरह पर है या सीएनजी वगैरह पर है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सेल्फ ड्राइविंग कारों को संचालित करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेंसर, कैमरे, तो ये तीनों होने चाहिए। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसमें भी विकल्प। देखिए सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़कों पर संचालित करने की प्रौद्योगिकी के सहयोग से सेंसर, कैमरे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग इस कार्य को पूरा करने में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। अभी यह अपने विकास के शुरुआती चरण में है। टेस्ला, उबर व वेमो आदि कंपनियों द्वारा इस पर कार्य कर रही हैं।
यानी बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग की बात है, जो गाड़ी अपने आप चलती हैं। जैसे कहा जाता है कि कंप्यूटर गाड़ी को चला रहा है, तो उसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, उसके लिए सेंसर लगे हुए होने चाहिए कि उसे पता चल सके उसके आगे या उसके पीछे वाहन तो नहीं है, या वाहन है तो उसे किस तरीके से चलना है, स्पीड को मेंटेन करे। कैमरे होने चाहिए उसमें लगे हुए। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। परिवहन उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। सुरक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल सही आंसर है। दक्षता के क्षेत्र में यहाँ पर भी, और स्थिरता के क्षेत्र में भी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। परिवहन उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इसे, तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर पूर्वानुमानित रखरखाव तक एआई का उपयोग परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता में सुधार के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, सेल्फ ड्राइविंग कारों से मुख्यतः लाभ क्या क्या हैं। सड़क सुरक्षा में सुधार, तो बिल्कुल भाई सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, यानी जो उस दुर्घटना की समस्या है वो बहुत कम हो जाएगी अगर ज़्यादातर कारें सेल्फ ड्राइविंग में आ जाएंगी। तो भीड़ भाड़ कम करना, तो भीड़ भाड़ कम करना, क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है कि कहीं भी रुक के खड़ी हो जाएंगे। जैसे आज के समय में मनुष्य गाड़ी चलाता है, तो उसके चलाने का तरीका और जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से गाड़ी चलेगी उसका चलाने का तरीका, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। पार्किंग समस्या को समाप्त करना, तो दोस्तों पार्किंग समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी इससे। तो उपयुक्त तो सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कारों का मुख्य लाभ सड़क सुरक्षा में सुधार करने की क्षमता, स्वचालित कारें भीड़ भाड़ को कम करके और पार्किंग स्थानों की आवश्यकता को समाप्त करके यातायात के प्रवाह में सुधार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 68, हाइपरलूप ट्रेन की अवधारणा सर्वप्रथम किस वर्ष में पहली बार आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2013 में। हाइपरलूप ट्रेन भविष्य में परिवहन का एक तरीका है। इस अवधारणा को पहली बार वर्ष 2013 में एलन मस्क ने प्रस्तुत किया था। वर्तमान में कई कंपनियां इससे संबंधित प्रौद्योगिकी को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 69, परिवहन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से मुख्यतः क्या क्या फायदे हैं। तो वायु गुणवत्ता में सुधार है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यातायात भीड़ को कम करना, तो ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए, परिवहन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक या अधिक कुशल और तेज परिवहन की अनुमति देती है, जिससे यातायात की भीड़ कम हो सकती है और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, परिवहन में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। ड्राइवरों को सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल। CO2 के उत्सर्जन को कम करना, बिल्कुल। लागत को कम करना, ये भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, परिवहन में प्रौद्योगिकी की भूमिका है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए उत्सर्जन को कम करना, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करना, वाहनों की सुरक्षा और आराम में वृद्धि करना, और लागत को कम करना और प्रदर्शन में बेहतर सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 71, प्रौद्योगिकी के विकास से परिवहन के क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। दुर्घटनाओं में कमी आई है, बिल्कुल। समय की बचत होती है, राइट। इससे दक्षता, उत्पादकता में वृद्धि होती है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रौद्योगिकी जो है हमारे आधुनिक समाज में और परिवहन पर एक बड़े सकारात्मक प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। प्रौद्योगिकी के आने से व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि और सुधार हुआ है, और इससे समय की बचत एवं दुर्घटनाओं की कमी तथा दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 72, हवाई परिवहन एक है। हवाई परिवहन क्या है। तो एक उद्योग है, तो बिल्कुल ये भी उद्योग है। परिवहन का एक साधन है, तो ये तो साधन है ही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हवाई परिवहन केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि एक उद्योग भी है जो आबादी के लिए रोजगार प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था के विकास का एक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 73, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT तकनीक परिवहन प्रबंधन प्रणाली में किस प्रकार सहयोग करती है। तो IoT की फुल फॉर्म जो है आपको याद कर लेनी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की फुल फॉर्म है, और ये जो है तकनीक परिवहन प्रबंधन प्रणाली में किस प्रकार सहयोग करती है। तो डेटा को जोड़ने में, तो भाई डेटा को तो जोड़ेगी अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, तो बिल्कुल मतलब मानव का जो हस्तक्षेप है इसमें बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी तकनीक परिवहन प्रबंधन प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर सॉफ्टवेयर और अन्य ट्रैकिंग तकनीकों को वस्तुओं में एम्बेड करती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उपकरणों के बीच सहज संपर्क बनाती है। क्वेश्चन नंबर 74, परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी तकनीक के माध्यम से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? वाहन निगरानी को राइट है। गुणवत्ता नियंत्रण, ये भी सही है। तापमान, दबाव और आर्द्रता की निगरानी, तो ये भी राइट है। उपयुक्त तो सभी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। देखिए, परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक में किसे किसे शामिल किया जाता है, यहाँ पर भी चीज़ें दे रखी हैं। एंड टू एंड उत्पादन ट्रैकिंग, वाहन निगरानी, गतिशील मार्ग योजना, गुणवत्ता नियंत्रण, तापमान, दबाव और आर्द्रता की निगरानी। आईओटी तकनीक के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है और डिलीवरी समय कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां, परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो परिवहन संसाधनों को ट्रैक करने में सही है। वास्तविक समय में स्थितियों की निगरानी, ये भी सही, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग परिवहन संसाधनों को ट्रैक और प्रबंधित करने, मार्गों और शेड्यूल को अनुकूलित करने और वास्तविक समय में स्थितियों की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। इसके माध्यम से सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार करने के लिए सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 76, परिवहन के क्षेत्र में जीपीएस और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। तो जीपीएस तो आप सभी ने देखा होगा कि जीपीएस का यूज़ क्यों किया जाता है, और परिवहन के क्षेत्र में फिर जीपीएस से क्या हो सकता है। तो वाहनों के स्थान, वाहनों के प्रदर्शन निगरानी, तो ये सही है एकदम, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रयोग परिवहन संचालन की दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकती है। जीपीएस और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग वाहनों के स्थान, यानी वाहन किस स्थान पर है, और प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जा सकता है, यानी उसके प्रदर्शन की निगरानी पर कर सकते हैं हम जीपीएस का यूज़। क्वेश्चन नंबर 77, कुशल परिवहन प्रणाली के सकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? बाजारों तक बेहतर पहुंच, राइट है। रोजगार और अतिरिक्त निवेश, ये भी राइट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। कुशल परिवहन प्रणाली के सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत वे आर्थिक और सामाजिक अवसर और लाभ प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सकारात्मक गुणक प्रभाव होते हैं, जैसे बाजारों तक बेहतर पहुंच, रोजगार और अतिरिक्त निवेश। क्वेश्चन नंबर 78, परिवहन के क्षेत्र में कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भाई, बेड़े प्रबंधन, मार्ग योजना, मार्ग ट्रैकिंग, यानी उपयुक्त सभी। परिवहन के क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ अनुप्रयोगों में बेड़े प्रबंधन, मार्ग योजना और माल ट्रैकिंग शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा संचालित बेड़े प्रबंधन प्रणालियां परिवहन कंपनियों को अपने वाहनों को बेहतर ढंग से ट्रैक करने और उनके मार्गों को अनुकूलित करने में मदद कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, परिवहन प्रौद्योगिकी में नवाचार के घटक हैं। नवाचार के कौन कौन से घटक हैं? तो दक्षता है, सहजता है और सुरक्षा, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन प्रौद्योगिकी में नवाचार के घटक के रूप में दक्षता, सहजता और सुरक्षा वैज्ञानिक और परिवहन उद्योग के पेशेवर यह सुनिश्चित करने के लिए साथ साथ काम करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियां अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक तेजी से, सुरक्षित और कम से कम संसाधनों के साथ पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 80, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी में वाहन मालिकों द्वारा किस प्रकार के फ़ॉन्ट और शैलियों का प्रयोग किया जाता है? तो एक ही फ़ॉन्ट और एक ही शैली। इसका मतलब ये है कि जो अंक लिखे जाते हैं एचएसआरपी नंबर प्लेट पर, वो अंक अपनी मर्जी से कुछ ये फ़ॉन्ट का यूज़ नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ एक फ़ॉन्ट का यूज़ होता है, एक ही टाइप की शैली का यूज़ होता है। पहले क्या होता था, जब नंबर प्लेट प्लेन होती थी, यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होती थी, उससे पहले कुछ लोग हिंदी में लिखवा लेते थे, कुछ इंग्लिश में लिखवा लेते थे, कुछ किसी और लैंग्वेज में। अब ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट चलेगा और एक ही शैली चलेगी। यानी फ़ॉन्ट में भी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था, कोई छोटा लिखवाता था अंक, कोई बड़े अंक लिखवाता था। अभी सिंपल है, सबके लिए एक फ़ॉन्ट और एक शैली रहने वाली है।
मैंने ये जो टॉपिक है कल बहुत अच्छे से कवर कराया है HSRP वाला, यानी इससे कम से कम 25-30 क्वेश्चन कराए हैं HSRP से, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP की फुल फॉर्म है। देखिए HSRP के अंतर्गत सभी वाहनों के लिए पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करने का एक समान पैटर्न है, जिससे समझ से बाहर वाहन पंजीकरण प्लेटों के मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, हाई सिक्योरिटी को अनिवार्य क्यों बनाया गया है? तो क्यों बनाया गया है? वाहन से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाना बिल्कुल राइट है। समग्र सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अनिवार्यता के पीछे प्राथमिक प्रेरणा वाहनों से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाना है और समग्र सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। प्लेटों से छेड़छाड़ और जालसाजी को रोककर HSRP सड़क पर सभी वाहनों की पहचान में सहायता करनी है। क्वेश्चन नंबर 82, परिवहन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आप परिवहन को अधिक कुशल बनाना चाहते हो तो किसका जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा? तो भाई HSRP नंबर वाले प्लेट का, क्योंकि आपको पता है अपराधों पर अंकुश लगाना है, बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रैक कर सकते हो आप वाहन को, सूचना प्रौद्योगिकी का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। परिवहन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए इस क्षेत्र में HSRP नंबर प्लेट का उपयोग करते हुए उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इसे अधिक अनुकूल और सुगम बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 83, सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो बेहतर स्थिरता बिल्कुल सही है, मार्ग अनुकूल सॉफ्टवेयर ये भी राइट है, ट्रैकिंग व्यवस्था ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन के क्षेत्र में बेहतर स्थिरता के अलावा मार्ग अनुकूल सॉफ्टवेयर और वास्तविक समय ट्रैकिंग ईंधन की खपत को कम से कम करने में मदद कर सकती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। निष्कर्षतः अगर निष्कर्ष निकलेगा तो प्रौद्योगिकी ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स उद्योग को भी बदल दिया है, जिससे यह कुशल, सुरक्षा और टिकाऊ बन गया है। क्वेश्चन नंबर 84, परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? तो विभिन्न कार्यों को स्वचालित करना, यह भी सही हो जाएगा। अनुस्मारक सेट करना, यह भी राइट है। कुशलता से संचार करना, यह भी राइट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। तो परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व निम्न प्रकार से देखा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न कार्यों को स्वचालित करने तथा अनुस्मारकों को सेट करने में, इसके सहयोग से कुशलता से संचार करने, एक बटन के क्लिक पर बिलों का भुगतान करने में सहायता मिलती है। तो बिलों का भुगतान नहीं, बिलों का भुगतान करने में, एक बटन के क्लिक पर बिलों का भुगतान करने में सहायता मिलती है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 85, आधुनिक परिवहन प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या हैं? व्यापार को सरल और आसान बनाना, राइट। वस्तुओं और व्यक्तियों को स्थान बदलने में सक्षम बनाना, यह भी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आधुनिक परिवहन का उपयोग व्यापार को सरल और आसान बनाना है। यह परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम बनाता है और समय तथा प्रयास को कम करता है। दोस्तों अगर अभी तक भी आप जुड़े हुए हो हमारे साथ ना, और तो अब चीज़ें आपके समझ में आनी शुरू शुरू हो गई होंगी, क्योंकि शुरू के 2-4 क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे, बड़े डिफ़िकल्ट से बड़े टफ क्वेश्चन लगे होंगे, पर जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ऐसे आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन इतने टफ नहीं बनेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि 85+ आपका स्कोर बहुत प्यार से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को देख लेते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, परिवहन क्षेत्र में नवीनतम क्या है? परिवहन क्षेत्र की बात करें, नवीनतम इसमें क्या है? कार्बन मुक्त है, तो भाई यार कार्बन मुक्त तो है ही, क्योंकि कार्बन मुक्त की तो पूरी कोशिश चलिए, शून्य अपशिष्ट की कोशिश है। बैटरी चालित यात्राएं यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं, तो उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम प्रयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और बिक्री में वैश्विक उछाल गतिशीलता के एक नए युग का संकेत देता है। कार्बन मुक्त, शून्य अपशिष्ट और बैटरी चालित यात्राएं परिवहन में प्रचलित हैं।
क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा आविष्कार परिवहन में परिवर्तन का नेतृत्व करता है? देखिए, परिवहन में परिवर्तन का नेतृत्व कौन सा करता है? पहिए के आविष्कार ने परिवहन के साधनों में क्रांति ला दिया है या परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन का नेतृत्व करता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पहिया। क्वेश्चन नंबर 88, परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का नकारात्मक पक्ष क्या है? साइबर आक्रमण और बेरोजगारी बढ़ाना। तो दोस्तों, ये नकारात्मक प्रभाव भी है, क्योंकि अगर मतलब हम टेक के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? देखो, साइबर अटैक जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी पे ही होते हैं, तो साइबर अटैक बढ़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को जो काम है वो इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कई लोगों का काम तो टेक के माध्यम से बहुत ही कम समय में हो जाएगा। यानी एआई जो है आज के समय में बहुत सी चीज़ों को रिप्लेस करने पर लगी हुई है। जब एआई आ जाएगी सभी जगह तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, और लोगों को काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर। परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का नकारात्मक पक्ष साइबर हमलों की संभावना है। जैसे जैसे ये वाहन इंटरनेट से अधिक जुड़ते हैं वे हैकिंग के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी ने परिवहन विभाग में नौकरियों को कम करने का कार्य किया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89, परिवहन में प्रौद्योगिकी लाभदायक साबित हो सकती है। परिवहन का विकास सही है, समय एवं पैसे की बचत ये भी सही है, स्वचालित वाहनों का विकास ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, परिवहन में प्रौद्योगिकी लाभदायक साबित हो सकती है। प्रौद्योगिकी परिवहन उद्योग में समय और पैसे का बचाने में मदद मिल सकती है। और देखते हैं तो आधुनिक स्व संतुलन वाले वाहन पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं और वे परिवहन को बहुत आसान बना रहे हैं। वास्तव में परिवहन के आसान बना रहे हैं, यानी ये जो परिवहन के जो साधन हैं और परिवहन को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देंगे। जो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो अगर देखी जाए तो वास्तव में परिवहन के क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया ही जा रहा है। स्वचालित वाहन माल परिवहन का सबसे सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भविष्य में पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90, परिवहन के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन से क्या लाभ होता है? डिजिटल परिवर्तन से क्या लाभ होता? तो ग्राहक अनुभव में सुधार होता, सही है। लागत नियंत्रण ये भी सही है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग द्वारा सक्षम डिजिटल परिवर्तन परिवहन और लॉजिस्टिक्स उद्योग को प्रक्रिया अनुकूलन, आपूर्ति प्रबंधन, एंड टू एंड संचार, लागत नियंत्रण और ग्राहक अनुभव में सुधार सहित व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकती हैं? गति और दक्षता में हो सकती हैं, यातायात प्रबंधन में हो सकती हैं, सुरक्षा और दक्षता में हो सकती हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही चीज़ें एक्सप्लेनेशन में दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 92, परिवहन उद्योग में डेटा एनालिटिक्स का महत्व क्या है? तो क्या है भाई? दक्षता में सुधार है, सही है। सुरक्षा में सुधार है, ये भी सही है। स्थिरता में सुधार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त तो सभी। देखिए, परिवहन उद्योग बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न कर रहा है और इस डेटा का जो प्रभावी उपयोग परिवहन के क्षेत्र में दक्षता, सुरक्षा और स्थिरता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 92, परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अनुप्रयोग हैं। जो हमने अभी बात की थी आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं? तो स्मार्ट चार्जिंग है, राइट है। स्वचालित ट्रैफिक लाइट प्रणाली ये भी सही है। स्मार्ट दुर्घटना सहायता ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के अनुप्रयोग स्मार्ट पार्किंग व स्वचालित ट्रैफिक लाइट प्रणाली और स्मार्ट दुर्घटना सहायता आदि हैं। यह यातायात और गश्ती अधिकारियों को यातायात को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 194 है।
परिवहन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो दूरियों को कम करने में, प्रदूषण को कम करना, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देना। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। परिवहन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग दूरियों को कम करने व प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, परिवहन तकनीक में प्रयोग किए जाते हैं। परिवहन तकनीक में क्या प्रयोग किया जाते हैं? तो उपकरण किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं, तरीके। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। परिवहन तकनीक में वो उपकरण, सुधार और तरीके शामिल किए जाते हैं जो लोगों, जानवरों और सामानों को दुनिया भर में ले जाते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, आपको भी वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो उपयुक्त सभी, जहाँ उपयुक्त सभी होता है ऐसा माना जाएगा कि वो जो पेपर का जो लेवल है वो बहुत ईजी है। क्योंकि अगर उपयुक्त सभी है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उपयुक्त सभी, अगर दे रखा है कि इनमें से दो सही हैं तो चांस होते हैं कि ए बी के सही होने के। ये आपने देखा भी होगा, किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पर ऐसा ही होता है। बट जहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल उठाया जाता है ना, तो वहाँ पर उपयुक्त सभी देते हैं ना वो, तो फिर विकल्प 5 कर देते हैं। और यहाँ पर विकल्प आपको 4 देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम बहुत ईजी रहेगा आपका, 85 प्लस बड़े आराम से हो जाएंगे। बस आप हिम्मत मत हारो, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं इनको एक दो बार देख लो। बाकी अगर दोबारा नहीं देख सकते तो इन चीज़ों को लिख लो, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे कि ये मेरे याद नहीं है बट आपको अंदर से लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर लिख लेना चाहिए अगर तुम्हें खुद को लगे कि इम्पोर्टेंट है तो। हालाँकि जो भी चीज़ें मैंने ये अभी तक पढ़ाई हैं सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी ऐसे ही पढ़ा दिया हो कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 96, परिवहन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो रेलवे के लिए किया जाता है, अंतरिक्ष, जलमार्ग। यानी अब परिवहन है भाई, परिवहन जो है आप रेलवे में भी होता है, अंतरिक्ष से भी लोग यात्रा करते हैं, जलमार्ग से भी यात्रा होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। परिवहन तकनीक का उपयोग यात्रा को समर्थन देने वाले वाहनों और रेलवे और राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं। परिवहन तकनीक का उपयोग भूमि, जल, वायु और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के माध्यम से आवाजाही को कवर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, इलेक्ट्रिक बसों के समक्ष चुनौतियां विद्यमान क्या होती हैं? लागत संबंधी और सुरक्षा संबंधी। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के संबंध में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इनके समक्ष अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे लागत और सुरक्षा संबंधी। यानी इन्हें बनाने में लागत ज़्यादा लगती है और इनकी सुरक्षा करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत काफ़ी है। इसके बाद सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, जिसमें आग के खतरे की भी है, क्योंकि ये बैटरी वगैरह से चलती हैं। तो इन पर जो है इनकी लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर इनकी सुरक्षा का खतरा भी रहता है, क्योंकि सुरक्षा ज़रूर करनी पड़ेगी अगर कोई भी लागत वाली चीज़ है तो। क्वेश्चन नंबर 98, हरित परिवहन से आशय क्या है? पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव। तो बिल्कुल सही है। मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हरित परिवहन यानी टिकाऊ परिवहन भी कहते हैं इसे। इस परिवहन के उन तरीकों को संदर्भित करता है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता हो। क्वेश्चन नंबर 99, परिवहन प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो प्रभावी मार्ग योजना बिल्कुल सही है। लोड अनुकूलन, ये भी सही है। बेहतर लचीलापन, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। परिवहन प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके प्रभावी मार्ग योजना, लोड अनुकूलन, बेहतर लचीलापन और पारदर्शिता स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 100, परिवहन के क्षेत्र में स्मार्ट प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में की जा रही है, रूटिंग में, मैपिंग और योजना में। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। स्मार्ट प्रौद्योगिकी का प्रयोग परिवहन के क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स, रूटिंग, मैपिंग और योजना के लिए विभिन्न सूचना प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। इन प्रणालियों ने परिवहन प्रक्रिया में बेहतर योजना बनाने के लिए बढ़ी हुई डेटा प्रोसेसिंग क्षमताएं प्रदान की हैं, जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन इस सीरीज के। आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके बता देना। कुछ अगर कमी रहती है, कोई डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश है। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी क्लासें अपनी लगातार चलेंगी, जो भी क्लासें चलनी है लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि 11 मई को एग्ज़ाम है। मेंस की फ़ीस भी सबमिशन होनी शुरू हो चुकी है। मेंस की फ़ीस आप अपनी जो है पे कर दें।
धन्यवाद।